तो हम बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़न के या कैटेगरीज़ की बात कर लें। तो फाइन आर्ट, होम डेकोर, ऑटोमोटिव एंड पावर स्पोर्ट्स। अच्छा, ये ऑटोमोटिव एंड पावर स्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये गेटेड है, ठीक है? मतलब जो गाड़ियों के ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं उसके हवाले से। कॉस्मेटिक्स, स्किन हेयर केयर ये भी गेटेड हैं। मतलब आपको अगर किसी इन कैटेगरीज़ में कॉस्मेटिक्स वगैरह, स्किन, हेल्थ, हेयर केयर में इसमें बेचना पड़े तो इसमें क्या कहते हैं, हमें परमिशन लेनी पड़ती है, डिफरेंट ऑथराइज़ेशन लेटर्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि डब्ल्यूएचओ से, फिर जो हमारा स्टेट है उसकी तरफ से जो लेटर है कि जी हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने इसको टेस्ट किया है वगैरह-वगैरह इस तरह की, ठीक। करेंसी नहीं बेच सकते, कॉइन्स, कैश के इक्विवेलेंट्स ये चीज़ें नहीं बेच सकते, गिफ्ट कार्ड्स गेटेड हैं, इनको अनगेट करवाया जा सकता है, लेकिन ये हम नहीं करवाते, जो कंपनीज़ होती हैं जैसे कि गेम्स वाले हैं, गेम्स हैं उनके गिफ्ट कार्ड्स आते हैं गेम्स के लिए। अमेज़न के गिफ्ट कार्ड्स आते हैं वो अमेज़न देता है, गेम्स के गिफ्ट कार्ड आते हैं वो गेम्स कंपनीज़ देती हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये जो फूड सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं डाइट्स के लिए जो एक्सरसाइज के लिए लोग यूज़ करते हैं, ये गेटेड होते हैं, इनको अनगेट करवाया जा सकता है। ड्रग्स एंड ड्रग्स अ, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है? दवाइयाँ वगैरह जो भी होती हैं इस तरह की। इलेक्ट्रॉनिक्स गेटेड हैं, एक्सप्लोसिव रिस्ट्रिक्टेड हैं, एक्सप्लोसिव हो गए, वेपन्स हो गए, रिलेटेड आइटम्स हो गए। एक्सपोर्ट कंट्रोल, फूड बेवरेज गेटेड हैं, गैम्बलिंग एंड लॉटरी रिस्ट्रिक्टेड हैं, हैज़ार्डस एंड डेंजरस आइटम्स, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो खतरनाक हो, ठीक है? वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। ह्यूमन पार्ट्स एंड बरियल आर्टिफैक्ट्स, इंसान के जो उज़ू हैं कोई भी, वो नहीं बेचे जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं। या कोई मुर्दे के जो हड्डी हो गई या कोई इस तरह की चीज़ हो गई। लेज़र प्रोडक्ट्स है, लाइटिंग है, लॉक पिकिंग एंड थेफ्ट डिवाइसेस है कि चोरी के कोई औज़ार जो होते हैं वो नहीं बेच सकते। मेडिकल डिवाइसेस गेटेड हैं, ठीक है? इनको अनगेट करवाया जा सकता है। ऑफेंसिव एंड कंट्रोवर्शियल मटीरियल्स, कोई भी ऐसा मटीरियल जो ऑफेंसिव हो, किसी मज़हब को, ठीक है? या किसी ख़ास जो है वो अ, लोगों को जो टारगेट करे, उनको ऑफेंस करे, ठीक है? उनको भड़काए, उनके लिए गलत हो, इस तरह की कोई भी चीज़। पेस्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड डिवाइसेस, ठीक है? ये जो खाद वगैरह होती है, प्लांट सीड प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जा सकते। पोस्टेज मीटर्स, स्टैम्प्स, पोस्ट के स्टैम्प्स वगैरह जो होते हैं नहीं बेचे जा सकते, रिस्ट्रिक्टेड हैं। रीकॉल प्रोडक्ट्स, रीसाइक्लिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसाइक्लिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कोई लैपटॉप वगैरह खराब हो गया, उसके आपने रिसाइक्लिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सेल करना चाहते हैं तो नहीं बेच सकते। ईबे हमें अलाउ करती है कि हम इस तरह के प्रोडक्ट बेच सकते हैं रिसाइक्लिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से, लेकिन अमेज़न अलाउ नहीं करता। सब्सक्रिप्शंस एंड पीरियोडिकल सर्विलेंस इक्विपमेंट, टोबैको, तंबाकू वगैरह की चीज़ें, किसी चीज़ की वारंटी है, सर्विस प्लान्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी नहीं बेचे जा सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। रेफ्रिजरेटर में नहीं बेची जा सकती चीज़ें क्योंकि ये बहुत हैवी प्रोडक्ट है, इसलिए ये रेफ्रिजरेटर नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट प्रोडक्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन अमेज़न, ठीक है। अब ये तो हमने सारी कैटेगरी देख ली, मैंने उसमें से कुछ बता भी दिया। फिर खास के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं अमेज़न पर। Though the following products aren't included on Amazon's current list of restricted products, they have restriction as well. अब ये प्रोडक्ट्स जो ऊपर वाली लिस्ट थी उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन ये प्रोडक्ट्स जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे कि इंक एंड टोनर कार्ट्रिज, मतलब एचपी है या अ, दूसरे किस्म के कोई प्रिंटर जो होते हैं, इनका कार्ट्रिज है, इनकी इंक है, ये नहीं सेल होती, ये नहीं सेल किए जा सकते। कोई सॉफ्टवेयर नहीं बेचा जा सकता वहाँ पे, ठीक है। एक होता है शेयरवेयर, एक होता है फ्रीवेयर। ठीक है, तो शेयरवेयर भी नहीं बेचा जा सकता, फ्रीवेयर भी नहीं बेचा जा सकता, उसके लिए अलग वेबसाइट्स होती हैं। टेक्स्ट बुक्स नहीं बेचे जा सकते। बुक्स एक अलग चीज़ होती है, टेक्स्ट बुक होती है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इनके लिए जो लगाई जाती है, वो टेक्स्ट बुक्स नहीं बेचे जा सकते। प्रोडक्ट्स आर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड इफ, ऐसे प्रोडक्ट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हैं जो कि कैटेगरी रिक्वायर्स अमेज़न अप्रूवल बिफोर यू कैन लिस्ट इन, ठीक है? और ऐसी कैटेगरी जिसमें पहले अप्रूवल चाहिए हो आपको, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। इसको हम रिस्ट्रिक्टेड ही मानेंगे। अगर वो अनगेट हो जाएगी तो उसको हम गेटेड और अनगेटेड में कंसीडर करेंगे, लेकिन उसको हमने शुरुआत में रिस्ट्रिक्टेड ही तस्वर करना है। You have to provide additional information and or a supplement guarantee before you can list in a category. इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और गारंटी वगैरह भी देनी होती है जब हम किसी कैटेगरी में लिस्ट करने जा रहे होते हैं कोई प्रोडक्ट। Products claim they are FDA cleared or FDA approved.
ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ये क्लेम करते हैं कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, ये यूएस का एक इदारा है, एफडीए क्लियर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, और इसी तरह जैसे यूके का कुछ और होगा और पाकिस्तान का कोई और है, इसी तरह ये सारा काम करता है। पाकिस्तान का आई थिंक है, पंजाब का तो पंजाब फूड अथॉरिटी है ना, पंजाब वहाँ पीएफ है आई थिंक, इसी तरह। तो ऑल्सो दोज दैट डिस्प्ले द एफडी लोगो इन देयर लिस्टिंग इमेजेस, ऐसे प्रोडक्ट्स भी नहीं बेचे जा सकते जो एफडीए की तरफ से अप्रूव किए गए हों और एफडीए ने उसको क्लियर किया गया हो। क्यों? क्योंकि ये फेडरल के अंडर आ जाएगा। एफडीए जो है ये फेडरल के अंदर है, ठीक है? तो ये हमने शुरू में देखा था कि जो फेडरल के अंदर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो यहाँ पर नहीं बेचे जा सकते। क्योंकि उनके लिए बहुत ही प्रिस्क्रिप्शन और एहतियात और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि आप मेडिकल स्टोर पे गए, उसको कहा जी मुझे बुखार है तो मेडिसिन दे दो, वो दे देगा। बाहर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बाकायदा तौर पे प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं डॉक्टर्स की, उसको चेक किया जाता है, उसको कंसीडर किया जाता है, फिर वो दी जाती हैं मेडिसिन। तो इसी तरह क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बेच सकते हैं। Additional product restriction to consider, certain products are subject to additional regulations in the states of California. अब ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं, इनके अंदर मैंने जो है वो लिंक्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है? जब ये मैं आपको स्लाइड्स दूंगा तो आप इनमें जाके मजीद देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स, अब जैसे कैलिफोर्निया की स्टेट में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं बेचे जा सकते या उनको कंसिडर नहीं किया जाता। If you are planning to list internationally, you are responsible for knowing and complying with the country's law and regulation. ठीक है? अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो यूएस में ऑब्वियसली अलाउ है, लेकिन हम उसको कहीं और भी जो है वो इंटरनेशनली उसको सेल करते हैं, तो जहाँ पे वो सेल किया जा रहा है उस कंट्री के लॉ और रेगुलेशंस को भी हमने देखना होता है, उसके बाद हम उस चीज़ को वहाँ पे लिस्ट करते हैं। ओके, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर जर्मनी जर्मनी में मैं अपना एक अकाउंट ओपन कर लूं और फ्रांस में मैं अगर सेल करना चाहूं तो क्या मैं जर्मनी के ही लॉज को अबाइड करके उसी के साथ जो है वो चल सकता हूं, या फ्रांस में अगर मैं अपना अकाउंट खोल लूं अमेज़न का और उसको जर्मनी में प्रोडक्ट सेल करूं तो क्या मैं फ्रांस के ही टैक्सेस और फ्रांस की ही रेगुलेशंस को जो है वो लागू करूंगा या जर्मनी के करूंगा? तो इसका मैंने उनको जवाब दिया था कि अकाउंट आप, जैसे आप जर्मनी का अकाउंट है आपका, आप वहाँ पे यूज़ करें। आप कहते हैं कि जी आप किसी और भी कंट्री में, किसी और भी स्टेट में आप उसको सेल करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आप उस मार्केट में भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, ठीक है? उस मार्केट में रजिस्टर्ड आप अपने पहले ही एड्रेस पे, जैसे कि जर्मनी का एड्रेस है, जर्मनी का ही बैंक अकाउंट है, जर्मनी का ही फ़ोन नंबर है, उसी पे ही आप करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो सर्टेन उस स्टेट के जो रेगुलेशंस होंगे, जो लॉज़ होंगे, वो लाज़मी उस पर लागू होंगे, ठीक है? उसको लाज़मी हमें काबिल कबूल करना होगा। आई थिंक कल मुझे आया था ग्रुप में, शफ़ाकत का आई गेस आया था। तो मैंने उन्हें भी यही बताया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक मुल्क में, एक कंट्री में सेल कर रहे हैं अपने नाम पे और हम दूसरी भी किसी मार्केट में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो हम अपने पहली वाली कंट्री के ही डिपॉज़िट पे, फ़ोन नंबर पे, एड्रेस पे उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन उस मुल्क में उस कंपनी को अलग से रजिस्टर्ड करवाना होगा, ठीक है? उस कंट्री या उस स्टेट की जो है वहाँ पे अलग रजिस्टर करवाना होगा, उसके कानून अलग से हमें मानने होंगे। इसके बाद है हाउ टू अप्लाई टू अनगेट ऑन अमेज़न। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे कि सेलर सेंट्रल में गए, जैसे हम ऐड अ प्रोडक्ट में जाते हैं, ठीक है? ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो हाउ टू अप्लाई टू अनगेट ऑन अमेज़न, ठीक है? अब इसमें थैंकफुली अमेज़न हैज़ मेड द अप्रूवल प्रोसेस फॉर एक्सेसिंग अ गेटेड कैटेगरी फॉर फेयरली ईज़ी, ठीक है? तो जो भी गेटेड कैटेगरीज़ हैं, इनको हम कैसे अनगेट करवा सकते हैं? टू सी इफ यू एंड योर प्रोडक्ट आर एलिजिबल, सिंपली गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर ये देखना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एलिजिबल है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो सेलर सेंटर पे लॉगिन करना होगा। जैसे ही हम सेलर सेंटर पे लॉगिन होंगे, हमारे ऊपर टॉप पे हमारे पास एक नेविगेशन बार है, वहाँ पे एक इन्वेंटरी का टैब होता है। वंस यू आर ऑन योर होम पेज, क्लिक ऑन द इन्वेंटरी टैब लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। ये है इन्वेंटरी का टैब, ठीक है? नेक्स्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन सेलेक्ट ऐड अ प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये ड्रॉप डाउन आया, यहाँ से हमने ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। फ्रॉम देयर फाइंड द आइटम यू वांट टू सेल। जब ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, वो हमें ऑप्शन देगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, ठीक है? तो हम वहाँ से ऑब्वियसली हम कहते हैं जी हम ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं जो पहले से ही बिक रहा है, ठीक है? या ऐसी कैटेगरी पे हम सेल करना चाहते हैं जो
हम उसको देखते हैं, ठीक है। देन क्लिक ऑन शो लिमिटेशन टू द लेफ्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन्फो, ये मैंने आपको पहले करके बताया हुआ है कि वो कैटेगरीज आ जाती हैं, वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उन पर हम क्लिक करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट अप्रूवल का, ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट अप्रूवल को दबाते हैं, हम बटन को क्लिक करते हैं, वो हमें एक नए पेज पे ले जाता है, वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम उनको रीड करते हैं, उसके हिसाब से हम फिर अपनी एक अप्रूवल जो है वो अमेज़न को फाइल करते हैं। यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन सेइंग यू आर नॉट अप्रूव्ड एंड दैट एप्लीकेशन आर बीइंग एक्सेप्टेड, ठीक है। तो जब आप वो प्रोसेस हो जाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो गया है या नहीं हो गया, जो भी है उसके रिलेटेड। Amazon's prohibited product claims policy, Amazon के ऐसे प्रोडक्ट जो ममनू हैं, ठीक है। प्रोहिबिटेड का मतलब है ममनू, हर सूरत में ममनू, ठीक है। इसकी पॉलिसी जो है वो मैंने यहाँ पे बताई हुई है, Amazon प्रोडक्ट क्लेम पॉलिसी, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। The last thing Amazon wants is a lawsuit from a buyer claiming they bought a product from an Amazon seller that failed to live up to its listing promises, ठीक है। ये है prohibited product claims, ठीक है। For that reasons, Amazon product claims policy strictly adhere to the Federal Trade Commission regulation around unfair or deceptive advertising. एक और चीज भी होती है, जिस तरह कि कोई किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट अमेज़न से बाय किया, ठीक है, और वो ये क्लेम करता है कि जी इस कस्टम जो मैंने ये प्रोडक्ट बाय किया है वो बिल्कुल उस तरह का नहीं है जिस तरह की उसकी लिस्टिंग में प्रॉमिस किया गया था। जो भी उसकी लिस्टिंग में फीचर बताए गए थे ये उस तरह का नहीं है, ठीक है, ये उसके बिल्कुल बरअक्स है। तो वो बाकायदा तौर पे एक कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट लॉ सूट भी फाइल कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अमेज़न ने जो है वो एक प्रोडक्ट क्लेम की पॉलिसी जो है वो बनाई हुई है और अमेज़न इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली एडहेयर करता है कि इस पे जो है वो लागू होना चाहिए। इसीलिए यही रीज़न है अमेज़न खुद को भी बचाता है, कस्टमर को भी बचाता है और सेलर को भी बचाता है। वो अमेज़न ये देखना चाहता है कि अगर कोई सेलर किसी भी तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे बेचने आ रहा है, तो क्या वो इतना अप टू द मार्क है कि वो इस चीज़ को मुकम्मल अच्छे तरीके से चला पाए, ठीक है? रीज़न ये नहीं है कि बेचा नहीं जा सकता या बेच नहीं सकता। रीज़न ये है कि जो प्रोमिसेस किए गए हैं, जो लिस्टिंग में चीज़ें बताई गई हैं, वो प्रोडक्ट उसी तरह का होना चाहिए। So that's also why every seller should take the time to read the FTC guidelines around internet marketing. As sellers, we alone are responsible for making sure our product statements are in no way misleading or deceptive. ठीक है, इसीलिए जो सेलर्स हैं वो ऑब्वियसली एक टाइम लेते हैं, जो फेडरल ट्रेड कमीशन की रेगुलेशंस हैं, ये गाइडलाइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनको पढ़ने में कि किस तरह के प्रोडक्ट, क्या चीज़ें हैं, किस तरह पे लॉक सूट कायम होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसी के साथ-साथ एज़ ए सेलर, हम सेलर हैं, ठीक है, या हम बीएस हैं। इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम जो अपने प्रोडक्ट की स्टेटमेंट जो हम लिस्टिंग बना रहे हैं, उसमें हम कोई ऐसा चीज़, कोई मिसलीडिंग या डिसेप्टिव चीज़ ना ऐड करें कि जो हमारे प्रोडक्ट में मौजूद ना हो, ठीक है? जैसे कि अब कोलगेट है, ये क्लोज़अप है, तो वो हमारे पास एड्स आते हैं कि जी आप दिन में जी 12 घंटे तक आपके जो है दाँत चमकते रहेंगे, ठीक है? अब ये एक एडवर्टाइजिंग स्टंट है, ठीक है? लेकिन इस तरह के स्टंट्स जो है वो हम अमेज़न पर या इस तरह की लिस्टिंग पे हम नहीं कर सकते, जो उस चीज़ को जो सिर्फ़ उसकी सेल को बढ़ाने के लिए हो, बल्कि उसमें वो चीज़ मौजूद असल में ना हो। The mandate of the Federal Trade Commission, Division of Advertising Practices, is to protect consumers from unfair or deceptive advertising and marketing practices that raise health and safety concerns as well as those that cause economic injury. तो जो मैंडेट है फेडरल ट्रेड कमीशन का, जो फेडरल ट्रेड कमीशन का जो काम है असल में वो ये है कि जो डिवीजन ऑफ एडवर्टाइजिंग की प्रैक्टिसेस हैं, इसको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट किस चीज से करना? इस चीज से कि जो कंज्यूमर हैं फ्रॉम अनफेयर और डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, के कंज्यूमर्स को जो अनफेयर और डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस हैं उससे बचाया जाए, जो कि हेल्थ और सेफ्टी के कंसर्न्स को रेज करता है, इश्यूज बनाता है, और इसी के साथ साथ जो मुआशरे को जख्मी करता है, ठीक है? मतलब इस तरह की कोई चीज़ जो सिर्फ़ एक टारगेटेड स्टंट है, एक एडवर्टाइजिंग स्टंट है, एक मार्केटिंग प्रैक्टिस है, उस चीज़ से बचाया जा सके, ये है डिवीज़न ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस का काम, ठीक है? ये पॉलिसी है कि एडवर्टाइजिंग इस कभी भी इस तरह की ना की जाए जो कि कंज़्यूमर को जो है वो एक अलग जो है वो सोच में ले जाए,
बल्कि उस प्रोडक्ट का अब हमारे पाकिस्तान में तो जो बिस्किट है ना, बिस्किट, वो भी इस तरह बेचे जा रहे होते हैं कि नाच रहे होते हैं और चाय के साथ वो बिस्किट बेच रहे हैं, ठीक है? मतलब इस तरह की चीज़ें बाहर मुल्कों में नहीं होती, हमारे पाकिस्तान में भी इसकी पॉलिसी नहीं बनी। अब बन भी गई पिछले साल आई गेस जो है नेप्रा, हाँ, नेप्रा ही है आई गेस। नेशनल नहीं, नेप्रा नहीं है। क्या नाम था इसका? अच्छा खासा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा इसका। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था, पेमरा आई थिंक, पेमरा है शायद। हाँ, पेमरा। इसने ये पॉलिसी लागू की थी कि इस तरह की कोई भी जो है वो एडवर्टाइजिंग या इस तरह की कोई भी जो है प्रोडक्ट्स इस तरह ना बेचे जाएं जिस तरह ये बेचे जा रहे होते हैं, मतलब इसका कोई बनता ही नहीं है, जवाज ही नहीं बनता। So Amazon's claims policy also bans products that say they can cure, mitigate, treat or prevent diseases in humans or animals without FDA approval. तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो ये कहते हैं कि वो आपके किसी जख्म को, आपकी अंदरूनी चोट को, आपकी बीमारी को रोक देंगे, खत्म कर देंगे, या किसी जानवर के, वो इसको अलाउ नहीं करते जब तक वो एफडीए से अप्रूव ना हो प्रोडक्ट। As for products making environmental claims on Amazon, they must not mislead customers about the qualities or characteristics of the items being sold. इसी के साथ साथ ऐसे प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंटल क्लेम करते हैं, मौशरती जो क्लेम्स हैं जिसमें अमेजोन पे, वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए जो कस्टमर्स को मिसलीड करें उसकी क्वालिटीज के हिसाब से, उसके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ठीक है? मिसलीड नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जानी चाहिए। मतलब अगर किसी एक चीज का कोई फायदा है, फायदा भी बताया जाता है, और अगर उसका कोई साइड इफेक्ट है, अगर उसका कोई नुकसान है, या कहा जाए कि जी ये, जैसे कि अगर कि कोई ब्यूटी का या हेल्थ का कोई एक प्रोडक्ट है, तो ये कहा जाता है कि जी ये एक ड्राई स्किन पे ना यूज किया जाए, ये एक ऑयली स्किन पे यूज किया जाए। अगर ड्राई स्किन पे यूज करेंगे तो उसका ये नुकसान हो सकता है, मतलब अगर ये इस तरह की कोई चीज है उसमें, तो ये भी बतानी पड़ती है, बतानी चाहिए। To guarantee compliance with the FTC green guides, sellers need to familiarize themselves with the regulations around green marketing claims. It's a time investment worth making if you sell a product making an environmental assertion saying your product was made using renewable energy. तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो मतलब पौधों और फूलों और इस तरह की चीज़ों से जो बनाए जाते हैं, उसके हवाले से भी जो है वो सेलर्स को फ़ैमिलियराइज़ होना चाहिए इसकी गाइडलाइन से, कि किस तरह का प्रोडक्ट या किस पौधे का, किस चीज़ का प्रोडक्ट जो है वो बेचा जा सकता है। क्या इसमें कोई एनवायरमेंटल खतरा तो नहीं है? क्या किसी के लिए नुकसानदेह तो नहीं है? ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए देखनी होती हैं। व्हाट हैपेंस इफ यू वायलेट रिस्ट्रिक्शंस? ठीक है? अगर अमेज़न ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसको हम वायलेट करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं, उससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? Amazon takes the violation of their policies very seriously. Amazon ऑब्वियसली अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं और खास तौर पे वायलेशन की पॉलिसी जो है उसको बहुत ही सीरियसली लेता है। मतलब एक चीज उन्होंने बताई है कि ये वायलेशन है, आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है? और उसको किया जाए तो आपके लिए बहुत खतरा। इफ यू आर डिबेटिंग वेदर और नॉट टू बेंड और ब्रेक देयर रूल्स, कंसीडर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप इस चीज को सोच रहे हैं या बहस कर रहे हैं कि क्या ख्वाह हमें ये तोड़ने चाहिए रूल्स या इनको मोड़ना चाहिए, तो इन चीजों को देख लें कि आपकी लिस्टिंग कैंसल हो सकती है, या वो आपकी लिस्टिंग प्रिविलेजेस को लिमिट कर सकते हैं कि आप बेच ही नहीं सकते, ठीक है? या वो आपकी लिस्टिंग प्रिविलेजेस को सस्पेंड कर सकते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, या वो आपकी लिस्टिंग प्रिविलेजेस रिमूव कर सकते हैं, साथ में लिस्टिंग भी और आपको बेचने की सलाहियत भी। ये हकीकत है, वो आपका अकाउंट, मतलब अगर आप अमेज़न पर बेच ही नहीं सकते तो आपका अकाउंट किस काम का? And once Amazon takes disciplinary action against you, it can be difficult to get reinstated. और अगर Amazon कोई disciplinary action हमारे खिलाफ ले लेता है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस प्रोडक्ट को, उस अकाउंट को reinstate करवाना। Your safe your safest course of action is to comply with all of Amazon's rules and regulations. और इसी तरह जो हमारे लिए बेहतर रास्ता है, बेहतर पाथ है, वो यही है कि हम Amazon के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलें, उनको देखें, उनको समझें और उसी के तहत काम किया जाए। यही रीजन है कि Amazon जो है वो टॉप नंबर पे है कि उसकी पॉलिसीज और ये बहुत ही अहम है। Why go through the trouble of selling in a restricted categories? ठीक है कि
कोई क्यों किसी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में, किसी गेटेड कैटेगरी में ये खतरा मोल लेगा कि वो जाए और वहां जाकर सेल करे? एक सवाल है कि जब इतनी उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी एहतियात बरतनी पड़ती है, तो हम क्यों उसमें जाएं? So here's the reason. Granted, there are some extreme requirements for a number of the restricted categories in Amazon. तो इस चीज को देखते हुए कि बहुत ही एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं किसी रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में अमेजोन में बेचने के लिए, लेकिन बट फॉर एनी सेलर विलिंग टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, लेकिन कोई भी ऐसा सेलर जो इन इन हर्डल्स को, इन रिक्वायरमेंट्स को पार कर लेता है, मैनी ऑफ दीज कैटेगरीज possesses ह्यूज सेल अपॉर्चुनिटीज। इन कैटेगरीज में बहुत ज्यादा सेल्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, ह्यूज सेल, इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, फिर अमेज़न जब एक प्रोडक्ट को अलाउ कर देता है तो लोग आंख बंद करके उसको परचेज करते हैं। मतलब जो अमेज़न के बायर्स हैं, जो अमेज़न के कंज्यूमर्स हैं, वो इस चीज को फिर नहीं देखते कि हमें इसकी गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए सेफ्टी या नहीं। अमेज़न ने अगर अलाउ किया है तो वो उसको परचेज कर सकते हैं, तो वो सेल होगा। और उसमें ऑब्वियसली ये प्रोहिबिटेड है कि हर कोई आकर यहाँ पे सेल नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि इसमें कंपटीशन भी कम होगा। एंड रिमेंबर, लुक फॉर पॉसिबिलिटीज वेयर अदर्स वोंट, इट्स द की टू योर अमेज़न सक्सेस। और हमेशा एक बात जो है वो ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए, वो ये है कि वहां पर पॉसिबिलिटीज को देखना चाहिए जहां पर लोग नहीं देखते और लोग नहीं देखते, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। और यही जो है वो सक्सेस की स्टोरी है अमेज़न के लिए। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ कैटेगरीज के यहाँ पे जो है वो मैंने एक टेबल बनाया है कि जो कैटेगरीज मौजूद हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज जिसमें हम बेच सकते हैं। So this table provides an overview of the product categories in which you can sell. So even if selling in a category does not require approval from Amazon, selling certain products may require approval. तो हो सकता है कि किसी कैटेगरी में अमेज़न की अप्रूवल की जो है वो ज़रूरत ना हो सेल करने के लिए, लेकिन इन कैटेगरीज़ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ज़रूर हैं जिनमें अप्रूवल जो है वो रिक्वायर होती है। तो उसमें लर्न मोर अबाउट कैटेगरीज़ एंड प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग अप्रूवल इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे भी मैंने एक लिंक लगाया हुआ है मज़ीद कैटेगरीज़ और प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, और उनकी इंस्ट्रक्शंस भी कि कैसे उनको अप्लाई किया जा सकता है। For more details on how to assess the conditions of products, see the condition guidelines. अच्छा, अब ये ओवरव्यू है कैटेगरीज का कि कौन-कौन से कैटेगरीज हैं जो कंडीशनिंग, उस पे कंडीशन लगी हुई है और जिसके लिए अप्रूवल रिक्वायर है या नहीं है। ठीक है, अच्छा वेट अ मिनट, मुझे कॉल है किसी की। हाँ जी, सॉरी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं, इनकी कंडीशंस भी है और इनके लिए अप्रूवल रिक्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो अमेज़न डिवाइस एक्सेसरीज न्यू, कौन-कौन सी कंडीशन में इसको बेचा जा सकता है? यूज़ में बेचा जा सकता है, सर्टिफाइड रिफर्बिश में बेचा जा सकता है। इसके लिए कोई अप्रूवल रिक्वायर है? नहीं, लेकिन इसके लिए सेलिंग गाइडलाइंस मौजूद है। ठीक है, मतलब अमेज़न की डिवाइस की एक्सेसरीज हैं, तो अमेज़न के मुताबिक वो बिकनी चाहिए। उसकी जो सेलिंग गाइडलाइंस है वो यहाँ पे मौजूद है। अमेज़न किंडल यूज़ में बेची जा सकती है? नहीं।
इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर नहीं है, मतलब बेची जा सकती है लेकिन अप्रूवल रिक्वायर। अब अमेज़न किंडल न्यू जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न ही बेचता है, मतलब अमेज़न का ही प्रोडक्ट है, तो न्यू वो अमेज़न किसी को अलाउ नहीं करता कि वो उसको सेल कर सके। तो जब किसी ने परचेज़ कर लिया न्यू और वो उसको यूज़ करके सेल करना चाहे, तो वो यहाँ पे बेचा जा सकता है। ऑटोमोटिव एंड पावर स्पोर्ट्स के गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं, मतलब जैसे फरारी है, निसान है, ठीक है, फॉर्च्यूनर है, वगैरह-वगैरह इस तरह की जो भी गाड़ियाँ होती हैं, इनके जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं, एक तो होता है यूनिवर्सल पार्ट्स, एक होते हैं ओरिजिनल पार्ट्स, जो किसी खास गाड़ी को ही फिट होते हों। तो इस तरह के जो होते हैं न्यू सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड, यूज्ड या कलेक्टिबल, जो भी हैं, इनके लिए जो अप्रूवल है वो भी रिक्वायर है, ठीक है? इनके लिए अप्रूवल चाहिए होती है, इनमें बेचने के लिए, तो इसके लिए सेलिंग गाइडलाइंस भी मौजूद हैं। बेबी प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग अपैरल, इसके लिए न्यू जो है वो अलाउ कंडीशन, ये न्यू बेचे जा सकते हैं, यूज में नहीं बेचे जा सकते, रिफर्बिश नहीं बेचे जा सकते। इसके लिए कोई अप्रूवल रिक्वायर है नहीं, बट सर्टेन सब कैटेगरीज रिक्वायर अप्रूवल। लेकिन बेबी प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी सब कैटेगरीज भी मौजूद हैं जिनमें हमें अप्रूवल जो है वो रिक्वायर है। ब्यूटी न्यू कंडीशन है और नहीं, इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। बुक्स हैं न्यू, यूज या कलेक्टिबल, अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। कलेक्टिबल बुक्स कंडीशन गाइडलाइंस यहाँ पे मौजूद है। ओवरव्यू ऑफ कैटेगरीज में है आगे कैमरा एंड फोटो। कैमरा, फोटोग्राफी, वीडियो वगैरह इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, न्यू बेचे जा सकते हैं, यूज्ड बेचे जा सकते हैं, सर्टिफाइड रिफर्बिश बेचे जा सकते हैं। अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। सेलफोन की एसेसरीज न्यू, यूज्ड, सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड और अनलॉक्ड, अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। कलेक्टिबल कॉइन्स है, कलेक्टिबल लाइक न्यू, अप्रूवल यस, इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है न्यू, सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड, यूज्ड, ये आप लोग देख लें, मैं इसके हवाले से आपको गाइड करता हूँ। व्हाइल लिस्टिंग इन द सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज इज जनरली ओपन टू ऑल सेलर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में रिक्वायर प्री अप्रूवल सेलिंग गाइडलाइन। वैसे ये जो कैटेगरी है ये ओपन है, ठीक है, सबके लिए ओपन है, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, सब कैटेगरीज नहीं लेकिन जस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनके लिए जो है वो एक अप्रूवल पहले से रिक्वायर होती है, अमेज़न से वो अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर हम उन सर्टेन प्रोडक्ट्स में बेच सकते हैं, उन सर्टेन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, कैटेगरी नहीं प्रोडक्ट्स। एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल, इसके लिए भी अप्रूवल रिक्वायर है। फाइन आर्ट, ये जो ज्वेलरी होती है, सेल्स आर्ट वर्क होता है, इसके लिए अप्रूवल भी रिक्वायर है, लेकिन नए सेलर की लिमिटेशन एप्लीकेशन जो है वो लिमिटेड है। मैंने आपको ये पहले बताया था कि जो नए सेलर हैं वो फाइन आर्ट या फाइन ज्वेलरी में नहीं बेच सकते, वो 1 साल कम से कम पहले से उसके सेलर मौजूद रहे हों अमेज़न के। ग्रोसरी, आप न्यू ग्रोसरी और गोरमे के जो फूड आइटम्स हैं, ये बेचे जा सकते हैं, कंडीशन है, लेकिन अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। हेल्थ एंड पर्सनल केयर न्यू, अप्रूवल रिक्वायर नहीं है, लेकिन सब कैटेगरीज में अप्रूवल रिक्वायर है। मेन कैटेगरी में नहीं है, सब कैटेगरीज में मौजूद है। होम एंड गार्डन, कोई अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। इंडिपेंडेंट डिजाइन, इसकी जो है वो अप्रूवल का यहाँ पे सेलिंग गाइडलाइंस है, इसमें पता होगा। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, न्यू प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं, सर्टिफाइड है और यूज्ड है, अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। किंडल की एसेसरीज, मेजर अप्लायंसेस, इसमें न्यू बेचे जा सकते हैं और सर्टिफाइड भी, यूज्ड भी, और अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। म्यूजिक न्यू, यूज्ड, कलेक्टिबल, ठीक है, अमेज़न म्यूजिक का जो स्ट्रीम है इसकी वो भी बेचा या म्यूजिक के जो सीडीज कवर्स होते हैं, ये इस तरह की जो चीजें हैं, इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात आ जाती है, गिटार है या इसकी एसेसरीज हैं, ठीक है, वायलिन वगैरह-वगैरह इस तरह के न्यू भी बेचे जा सकते हैं, यूज्ड भी बेचे जा सकते हैं, सर्टिफाइड रिफर्बिश भी हो सकते हैं, कलेक्टिबल भी हो सकते हैं, अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। फिर इसी तरह ये स्पोर्ट्स वगैरह के और एंड, ठीक है। अभी स्पोर्ट्स न्यू, सर्टिफाइड, रिफर्बिश, यूज्ड, अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। स्पोर्ट्स कलेक्टिबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गेंद हो गई, बैट हो गया, जो स्पोर्ट्स के जो उनके जो कलेक्टिबल्स होते हैं, इसके लिए रिक्वायर अप्रूवल रिक्वायर है, ये गेटेड में आ जाता है। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। टॉयज गेम्स, अप्रूवल बेसिक अप्रूवल रिक्वायर नहीं है, लेकिन हॉलिडे की एक सेलिंग गाइडलाइंस अलग है। फिर टॉयज एंड गेम्स में कुछ इवेंट्स वगैरह या उसके हिसाब से कुछ सब कैटेगरीज के लिए अप्रूवल रिक्वायर होती है। वीडियो, डीवीडी एंड ब्लू रे, इसके लिए भी अप्रूवल हमें चाहिए होती है। वीडियो गेम्स के लिए अप्रूवल नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए अप्रूवल रिक्वायर होती है।
वॉचेस के लिए भी अप्रूवल जो है वो रिक्वायर है और वॉचेस न्यू में बेचे जा सकते हैं, यूज़ में वॉचेस नहीं बेचे जा सकते। इन पे सेलिंग गाइडलाइंस मौजूद हैं, जो भी कैटेगरी में बेचना चाहता है, कोई आपका क्लाइंट है या कुछ भी है, तो आप ये सेलिंग गाइडलाइंस में जाके इसकी मज़ीद जो है वो डिटेल्स स्टडी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक इसके हवाले से आप लोगों के कोई सवाल हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल आप लोगों का? किसी भी किस्म का? कुछ पूछना चाहें आप लोग? कोई चीज़ समझ ना आई हो या कुछ भी आप लोग बताएँ मुझे। जो लोग काम कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम गेटेड कैटेगरी में आता है। जी मंसूर, क्या प्रॉब्लम गेटेड कैटेगरी में? मुझे मैं समझा नहीं आपकी बात, थोड़ा-सा इलैबोरेट करें। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें गेटेड कैटेगरी को अनगेट करवाने में कोई प्रॉब्लम आता है या पॉलिसी के हवाले से या सेलिंग प्रिविलेजेस के हवाले से, ये क्या पूछना चाह रहे हैं आप? थोड़ा-सा इलैबोरेट करें मंसूर। जी, जी। देखें सेलर्स के लिए पाकिस्तानी अवाम ना बड़ी ज़्यादा मेहनती होती है इस हवाले से। मतलब वो शॉर्टकट्स तलाश कर लेते हैं, इस हवाले से ख़ास तौर पे। पाकिस्तानी अवाम कह लें या दूसरे कंट्रीज़ के अवाम कह लें। जो सेलर है बेसिकली बाहर मुल्कों में वो जॉब्स कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये उन्होंने अपना एक एक्स्ट्रा चलाना होता है काम कि वो अर्न कर सकें। बाहर मुल्कों में जो वो कमाते हैं, उनके लिए $5000 $6000 1 महीने की सैलरी कुछ भी नहीं है। यकीन मानें कुछ भी नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं बनता उनका उससे। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं। तो वो ये अपना एक साइड बिज़नेस करते हैं, वो एक जॉब भी कर रहे होते हैं अपनी या कुछ और काम भी कर रहे होते हैं साथ में ये काम, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दें। वो कहते हैं जी $200-400 मैं पे कर दूँगा, मैं अपना टाइम बचा लूँगा। वो टाइम को ज़्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत मनी के, ठीक है? वो $200-400 एक वीए को पे कर देंगे ताकि वो उनके सारे काम करके दे दे। ठीक है? और वो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे कुछ जो उन्होंने सेव किया होगा और उसके तहत वो काम कर लेंगे। तो इसलिए या फिर जिसका बिज़नेस ही अमेज़न है लेट्स से कि वो उसका बिज़नेस ही एक प्रोडक्ट को बनाना है, उसको बेचना है, वो तो खुद ही करते होंगे या उन्होंने अपने पास खुद ही बंदे पहले हायर करके रखे होंगे कि उन्होंने काम ही ये करना है। लेकिन जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको फिर जो है वो वीएज़ रिक्वायर होते हैं। यही रीज़न है कि अकाउंट रीइंस्टेट करवाना है, ठीक है? सोर्सिंग करवानी है, प्रोडक्ट तलाश करना है, उनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास इतने स्किल्स नहीं होते या उनके पास कि वो ढूँढ सकें इस तरह के प्रोडक्ट्स, तो क्या है कि वो फिर वीए हायर करते हैं। यही रीज़न है कि वीए हायर किए जाते हैं और उनको जो है वो पे करके उनसे काम करवाया जाता है। अनगेट करवाने के लिए, अकाउंट बैन हो गया उसको ऑन करवाने के लिए, ठीक है? सोर्सिंग करवाने के लिए, प्रोडक्ट ढूँढने के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, उनके पास टाइम नहीं है कि वो डेली जो है वो 40 से 50 लोगों का जवाब दे सकें सवालों का, ठीक है? इसलिए वो वीए हायर करते हैं। ये रीज़न है। तो उनके लिए $200-400 कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो $200-400 जो है वो 50-60 हज़ार बन जाता है। चलें, अब मैं
एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? 10-15 मिनट का, उसके बाद प्रोडक्ट पेटेंट जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि जब आप किसी क्लाइंट के लिए एक प्रोडक्ट जो है वो तलाश करते हैं, तो उसका पेटेंट कैसे चेक किया जाता है? वो क्लाइंट जो है वो कहता है कि जी इस प्रोडक्ट को मैं खुद जो है वो मैन्युफैक्चर करवाऊँगा और उसको सेल करूँगा, इसको अपने नाम पे ब्रांड रजिस्ट्री करवाऊँगा। तो क्या उस प्रोडक्ट में क्या चीज़ें हैं जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए, जिनको देखा जाना चाहिए, उसके बाद वो प्रोडक्ट हम बनवा सकते हैं। तो ये अभी आज का हमारा मज़ीद ये नेक्स्ट है टॉपिक, इसको अभी 10-15 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं ताकि आप भी थोड़ा-सा रिलैक्स कर लें, ठीक है? तो फिर जो है वो 10-15 मिनट बाद मिलते हैं। वो इतना लंबा टॉपिक नहीं है, वो ईज़िली क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह।